अच्छा है। अब इस दफा क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पहला जो प्राइम मिनिस्टर है पंजाब का वो कौन था। इफ्तिखार हुसैन मंदोड़ था, ये ऑप्शन है। फिर बाद में पूछेगा कि सिंध का पहला कौन था सीएम। फिर पंजाब वो बलूचिस्तान का पूछ लेगा, अगले पेपर में एनडब्ल्यूएफपी का पूछ लेगा पहला सीएम कौन था। तो ये चारों के चारों लिख लें। पंजाब का आपके सामने है। सिंध का पहला सीएम अयूब खोड़ो था। अयूब खोड़ो was the first chief minister of सिंध। एनडब्ल्यूएफपी का पहला सीएम अब्दुल कयूम खान था। अब्दुल कयूम खान was the first सीएम of एनडब्ल्यूएफपी। बलोचिस्तान का पहला सीएम अताउल्ला मेंगल था। अताउल्ला मेंगल was the first सीएम of बलोचिस्तान। नेक्स्ट है 71। द ज्यूरी इक्विटेड हिम ऑफ मर्डर। इक्विटेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। सी इज द राइट ऑप्शन। ये इंग्लिश पोर्शन में हम प्रीपोजिशन की डिटेल करेंगे कि किसके साथ क्या चीज लगती है और क्यों लगती है, इसकी रीजन क्या है। कुछ होते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, कुछ होते हैं चेंज होने वाले प्रीपोजिशन, सिचुएशन के साथ चेंज होते हैं। तो वो हम दोनों करेंगे और बड़ी डिटेल से करेंगे। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये भी इंग्लिश का एक पोर्शन है। आर्ट ऑफ राइटिंग कोड्स एंड सीक्रेट लैंग्वेज इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। ये कोड की लैंग्वेज जो होती है या सीक्रेट लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ये आपने जज किया होगा कि जो आर्मी होती है वो अपना जब भी कोई इंपॉर्टेंट मिशन बनाती है, कोई कहीं कोई अ, उन्होंने ऑपरेशन करना है, तो वो क्रिप्टोग्राफी ही इस्तेमाल करते हैं। कोड होता है, उनके सीक्रेट राइटिंग होती है ताकि कोई भी इंसान उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। आम बंदे की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होता वो। इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जब एक दूसरे से बात करते हैं, ताकि कोई भी जो कॉमन इंसान है वो समझ ना सके इस चीज को। तो उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अब आपके सामने ये दिया गया है, हेलो लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे भी हेलो है। दरमियान में देखें एक क्रिप्टोग्राफी आ रहा है, देखें। ये क्रिप्टोग्राफी कहते हैं इसे। ये जो कोड वर्ड आ रहे हैं साइफर टेक्स्ट, JKNNQ, तो ये जो है ये कोड वर्ड है। इसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ये किसी की अंडरस्टैंडिंग में नहीं होगा। तो आर्मी या डिफरेंट खुफिया एजेंसीज होती हैं, वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ही चलती हैं। इसके अलावा बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी पूछता है तो वो लिख लें। ग्रेफालोजी आपके सामने बी ऑप्शन दिया गया है। ग्रेफालोजी कहते हैं पर्सन हैंड राइटिंग। इसके अलावा सी ऑप्शन दिया हुआ है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये जो हशरात होते हैं इन पे स्टडी करना, इनकी स्टडी क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पेपर्स में आ चुका है। एंटोमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हशरात की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। डी ऑप्शन देखें, एटीमोलॉजी। एटीमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वर्ड्स। अल्फाज की स्टडी, उसको एटीमोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा भी आता है पेपर में कि फिलोलॉजी क्या चीज है। फिलोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की स्टडी करना फिलोलॉजी कहते हैं उसे। जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ। जमीन के बारे में स्टडी करना उसे जियोलॉजी कहते हैं। पेडागोजी आता है। पेडागोजी इज अ स्टडी ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग। इसके अलावा एक और आता है एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। Epistemology is the study of knowledge. 73 है, who was the first Secretary General of United Nation? यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था?
अब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। चंद दिन पहले आपको जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी उनमें एक यूनाइटेड नेशन भी था, लेकिन ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि एक दिन इस पे टॉपिक पे टोटल डिटेल चीज़ें करेंगे, वो हम कल करेंगे, या फिर आज टाइम बच गया तो आज आपको कराऊंगा। यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनाइटेड नेशन जो है, इसका पहला सेक्रेटरी जनरल पूछ रहा है कौन था। ट्रिगर ली था, सी ऑप्शन आएगा, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करता था। अब ये भी आता है कि कहाँ से बिलोंग करता था पहला सेक्रेटरी जनरल, तो आपने नॉर्वे लगाना है। ये आपके सामने पिक है। अब यूथैंट है, ये भी सेक्रेटरी जनरल था यूनाइटेड नेशन का। किस कंट्री से था? बर्मा से था। अब डैग हैमर्सजोल्ड दिया हुआ है, ये किस कंट्री का था? ये स्वीडन का था, ये भी सेक्रेटरी जनरल रह चुका है। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। सैन फ्रांसिस्को में 50 ममालिक थे जिन्होंने मिलकर इसका इनिशिएटिव लिया था, इस पे साइन किए थे। बाद में इसमें फिनलैंड भी शामिल हुआ था, तो टोटल 51 हो गए थे फिर। ये इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ताकि इस तरह की कोई और जंग ना लगे, उसको रोकने के लिए, पीस क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। यूनाइटेड नेशन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 193 कंट्रीज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर ऑफ सॉरो इन इस्लाम वाज। ईयर ऑफ सॉरो मीन्स गम का साल इस्लाम में किसे कहते हैं? 10th नबवी इज नोन एज ईयर ऑफ सॉरो इन इस्लाम। क्यों? क्योंकि 10 नबवी को, नबूवत के 10 नबवी को हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि आप वसल्लम की बीवी थी, और हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की डेथ हुई थी, शहादत हुई थी। इस वजह से इसे गम का साल कहा जाता है। आप वसल्लम जो है बहुत ही गम में चले गए, बहुत ज्यादा गम में। इस वजह से इसको ईयर ऑफ सॉरो कहा जाता है। 10th नबवी में हुआ था, मीन्स नबूवत के 10वें साल 619 ईस्वी को हुआ था। ये डेट भी पूछते हैं, ईस्वी भी पूछ सकता है, 10th नबवी भी कह सकता है, क्योंकि 610 ईस्वी को आप सल्लम को नबूवत मिली थी, तो 619 जो है ये 10th नबवी बनता है। नबूवत का 10वां साल था 619 ईस्वी को। 75 है बाबूसर पास कनेक्ट्स एबटाबाद एंड गिलगित। बाबूसर जो पास है किसको कनेक्ट करता है? एबटाबाद को गिलगित से कनेक्ट करता है। एबटाबाद एंड गिलगित, ये आपके सामने पास दिया गया है। ये सड़क जा रही है, देखिए, कभी किधर कभी किधर। ये एक साइड पे एबटाबाद है, एक साइड पे गिलगित है, तो ये जो पास है इसे बाबूसर पास कहते हैं। ये कनेक्ट कर रहा है किसको? एबटाबाद को गिलगित से कर रहा है। Who was the leader of infidels in the battle of Uhud? जब जंगे ओहद हुई थी उस वक्त यहूदियों का सरदार या फिर हेड कौन था? अबू सुफियान था, बी ऑप्शन आएगा। अच्छा, इसकी काफी डिटेल आती रहती है पेपर में। जंग बदर आपको पता है 2 हिजरी 624 ईस्वी में हुई थी। उसके अगले साल 625 ईस्वी और 3 हिजरी को जंगे ओहद हुई थी। 625 ईस्वी बनते हैं और 3 हिजरी बनता है। हिजरी साल हम कैसे काउंट करेंगे? क्योंकि आप सल्लम ने 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। जब हिजरत की तो हिजरी ईयर वहां से स्टार्ट हो गया 622 से। 623 फर्स्ट हिजरी कहलाएगा, 624 सेकेंड हिजरी हो गया, 625 जो है वो 3 हिजरी हो गया, थर्ड हिजरी। तो 3 हिजरी को जंगे ओहद हुई थी, जो 625 ईस्वी बनते हैं। ईस्वी पूछे तो 625 लगाना है, हिजरी पूछे तो 3 हिजरी लगाना है।
मुसलमानों की तरफ से आप सल्लम लीड कर रहे थे, हेड थे, और जो यहूदी थे उनकी तरफ से अबू सुफियान लीड कर रहे थे, हेड थे। अब यहूदियों की तादाद कितनी थी? 3,000 थी। मुसलमानों की कितनी थी? 1,000 थी। और ये हुआ किस महीने था? शवाल का मंथ था, मंथ भी आता है, तो शवाल का महीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following who among the following angels stand guarded at the door of hell? जो दोजख है उस पे कौन सा फरिश्ता हिफाजत करेगा? वो उसका नाम मालिक है। लेकिन दो हैं, जन्नत के दरवाजे पे रिजवान, और जो जहन्नम के दरवाजे पे होगा उसका नाम मालिक। दोनों एंजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ऑल द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट कंबाइन, विच कलर इज प्रोड्यूस्ड? अगर तमाम कलर स्पेक्ट्रम के मिलने लग जाएं तो कौन सा कलर जो है वो पैदा होता है? वो व्हाइट लाइट पैदा होती है। लेकिन ये सारे मिल रहे हैं, ये पिक एक आपको दिखाई है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, मैग्नेट है, ये सारे कलर मिलकर कौन सा कलर बनाते हैं? व्हाइट कलर बनाते हैं। सो बी इज द राइट ऑप्शन, व्हाइट कलर। गोवा was the colony of UK located in India। ये आपके सामने गोवा है। गोवा जो है ये किसके अंडर था? यूके के अंडर था, क्योंकि यूके की ही गवर्नमेंट थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने ही कब्जा किया हुआ था पाकिस्तान पे भी, इंडिया पे भी। तो ये जो गोवा कॉलोनी है जो कि इंडिया में है, ये किसकी कॉलोनी थी? यूके की। लोकेटेड कहाँ पे है? इंडिया में है। बी ऑप्शन है। अब तो इंडिया के हाथ में है, और भी बहुत सी चीजें मिली हैं बनी बनाई, पाकिस्तान को भी इंडिया को भी। एटी है, मोहम्मद अली क्ले became heavyweight champion by defeating Sonny Liston। मोहम्मद अली जो कि बॉक्सर हैं, उस वक्त इन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की थी। 22 ईयर्स की एज में, बहुत यंग थे उस वक्त, इन्होंने सोनी लिस्टन को हराया था। उस वक्त वो बहुत बड़ा बॉक्सर था, दुनिया हैरान रह गई थी कि इसने उसको हराकर चैंपियनशिप जीत गई थी। तो बाद में इसने बहुत नाम कमाया। मोहम्मद अली क्ले, सॉनी लिस्टन को इसने हराया था, चैंपियनशिप जीती थी। फिर ये एक और क्वेश्चन आता है पीपीएससी में कि इसकी जो डेथ हुई थी वो किस वजह से हुई थी? वो कौन सी ऐसी बीमारी थी जो इसे लगी थी? वो पार्किंसन की बीमारी थी। पार्किंसन पार्किंसन जो होती है बेसिकली ये ब्रेन की बीमारी है, इसके थ्रू दिमाग डैमेज हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। एड्स वायरस इज कॉल्ड HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स वायरस HIV कहलाता है। एड्स is called HIV, human immunodeficiency virus। Next, which SAARC country has monarchy? इनमें से कौन सी सार्क कंट्री है? अब ये जो शुरू से अटेंड कर रहे हैं उन्हें सार्क का तो पता होगा, मैप मैंने इसीलिए कराया था ताकि थोड़ा बहुत आइडिया तो हो आपको, काफी चीजें वहां से टच होती हैं। अब सार्क मींस साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, नीचे लिखा हुआ है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ये जो साउथ एशियन कंट्रीज थी जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी है, ये वाली साइड, एशिया की साउथ साइड, उसे साउथ एशिया कहते हैं क्योंकि साउथ साइड पे है। तो वो 8 कंट्रीज हैं साउथ साइड पे, उन्होंने इकट्ठे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था सार्क। ममालिक कौन से थे जिसमें? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 8 कंट्रीज थी। अब ये इसकी डिटेल बता रहा हूँ, बनी कब थी, कैसे क्या।
8 दिसंबर 1985 को ये ढाका में फाउंड हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में फाउंड हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी पूछता है। काठमांडू में, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसाला वीराकून है, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। अच्छा, फिर ये भी पूछा हुआ था पेपर में कि पहले इसके सेक्रेटरी जनरल कौन थे। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल अबुल एहसन थे, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। अबुल एहसन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई गई थी ताकि आपस में कोऑपरेशन किया जा सके, बिजनेस को एस्टैब्लिश किया जा सके, पॉलिटिकल रिलेशन बेहतर किए जा सके। किसी कंट्री को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत है कोई चीज, तो एक दूसरे की हेल्प करें। ये बेसिक इसका पर्पस था। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सी सार की कंट्री थी जिसमें बादशाही सिस्टम है? भूटान में। बी ऑप्शन आता है, भूटान। 83 है। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। सूरज और जमीन का जो आपस में डिस्टेंस है ये सबसे कम हो जाता है किस महीने में? जनवरी में कम हो जाता है। अब ये अनोलॉजी है, इसे अनोलॉजी कहते हैं। अनोलॉजी ये होता है कि जो रिलेशनशिप पहले और दूसरे वर्ड का है आपस में, थर्ड और फोर्थ का भी रिलेशन उससे मुताबिक होना चाहिए, वही होना चाहिए। अब इसमें मेन चीज तो ये है कि अगर आपको वर्ड मीनिंग आते हैं ठीक तरीके से। पा इज टू कैट। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पा कहते हैं पंजे, किस चीज के? बिल्ली के। बिल्ली के जो पंजे होते हैं ना, उसे पा कहते हैं। पा इज टू कैट। अब आपको ये आइडिया होगा कि ये बात किस तरीके से कर रहा है। पंजे किसके? बिल्ली के। एज हूफ इज टू हॉर्स। ये जो घोड़े के पंजे होते हैं, हूफ लिखा हुआ है देखें, ये उसके नीचे मैंने ये बनाया हुआ है। हूफ क्या? ये खुर कहते हैं इसे। खुर किसके होते हैं? घोड़े के होते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप बिल्ली और इसका था, उसके पंजे का, वही रिलेशनशिप घोड़े और उसके खुर का आ चुका है। तो सी ऑप्शन आएगा, ये राइट ऑप्शन है, जिसे अनोलॉजी कहते हैं। 85 है। अकॉर्डिंग टू कैद, कश्मीर इज द जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज। कैद आजम के मुताबिक कश्मीर जो था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये शारग है पाकिस्तान की। क्यों कहा था कैद आजम ने? क्यों? क्योंकि पांचों के पांचों जो मेजर रिवर हैं वो ओरिजिनेट होते हैं कश्मीर से। वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जिस दुनिया में जिसके पास पानी की फैसिलिटी है वो कभी भी सबसे बड़ी नेमत है। वो तो वो कहते हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया की अगर कभी जंग लगी भी दोबारा तो वो इसी पानी के मसले पे होगी। तो पानी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की मर्जी हो जाती है कि कभी वो पानी रोक लेता है, कभी ज्यादा दे देता है, सैलाब आ जाते हैं पाकिस्तान में, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। तो ये कैद आजम ने तब से ही कह दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर पाकिस्तान के लिए। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिलेटैली इज आ। फिलेटैली किसको कहते हैं? स्टैम्प कलेक्शन को। ये देखें आपके सामने, ये स्टैम्प है, टिकटें हैं ये डिफरेंट किस्म की। इसको कलेक्ट करना, इकट्ठे करना, इसे फिलेटैली कहते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन, फिलेटैली। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया। इनमें से सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर दुनिया में कहाँ पे पब्लिश होते हैं? इंडिया में होते हैं। इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा जो न्यूज़पेपर हैं, अखबारात हैं, वो पब्लिश होती हैं। तो 87 का डी इज द राइट ऑप्शन। अब अमेरिका का कैपिटल कर लेते हैं। अमेरिका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। चाइना का बीजिंग है।
रशिया का कैपिटल मॉस्को है और इंडिया का न्यू दिल्ली। द मोस्ट फेमस बुक ऑफ 2008, द वे द वर्ल्ड, अ स्टोरी ऑफ ट्रुथ एंड होप इन एन एज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इज रिटन बाय रॉन सस्किन ने लिखी थी। ये आपके सामने है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। किसने लिखी थी? रॉन सस्किन ने। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये किस चीज का सोर्स है? क्या चीज हमें ये प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली मिनरल्स और विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं ग्रीन वेजिटेबल। ये आपके सामने है जो ग्रीन है। 90 90 क्वेश्चन नंबर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एस्टैब्लिश हुई थी किस मुगल एम्परर के दौर में? जहांगीर के दौर में। बी इज द राइट ऑप्शन, जहांगीर आएगा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, आपको पता है 1600 में बनी थी, 1600 में। बिजनेस की गर्ज से वो इंडिया में आई। जहांगीर ने उसे इजाजत दे दी। इसने कहा ये बिजनेस करेंगे, साफ ज़ाहिर है इनका भी बेनिफिट है, हमारा भी है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये पूरी दुनिया उठाकर देख लें, सबसे ज्यादा बिजनेस यहाँ पे होता था। यहाँ के ताजर जो है बहुत ज्यादा चीजें उगाते थे, बेच आते थे, पैसा ही पैसा होता था। तो यहाँ पे पुर्तगीज भी बहुत ज्यादा आए हैं, ब्रिटिशर्स भी। दुनिया यहाँ पे भागने लग गई थी कि हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ा पैसा है, और आबादी बहुत ज्यादा थी। इस वजह से फिर ब्रिटिशर ने सोचा कि ये कंपनी जो है, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे लॉन्च कर दी, जहांगीर से इजाजत लेकर। ऐसा ऐसा वही कंपनी जगह जगह पे कब्जे करती चली गई, अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करती गई, आर्मी बनाती गई, और मुगल जो है वो वीक होते चले गए, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। फिर आखिरकार इसी तरह ही एस्टैब्लिश हुआ था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में फिर जंगें लगने शुरू हो गई। इन्होंने मुगलों को शिकस्त दी, कभी किसको कभी किसको। तो ऐसा ऐसा जो है, इन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया था। फिर ब्रिटिशर्स की आर्मी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, और फिर कंप्लीटली तौर पे उन्होंने ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज किया बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ इन 499 सेकेंड। ये जो सूरज की रोशनी है, जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगाती है? 499 सेकेंड। इतनी ज्यादा उसकी स्पीड तेज है, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज स्पीड इसी की है, 499 सेकेंड। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय what do you understand by the term इंतिफादा? इंतिफादा कहते हैं उठना, उभरना। एक टर्म है, बी ऑप्शन बनेगा, अपराइजिंग। उठना, उभरना, इंतिफादा, बी ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर रन्स थ्रू पेरिस? पेरिस तो बहुत ही खूबसूरत है, फ्रांस में है पेरिस, फ्रांस का कैपिटल है। अब ये रिवर दिए गए हैं 5। ये पूछता है कि इनमें से जो रिवर पेरिस में कौन सा रिवर है? रिवर सेन है, ये ऑप्शन आएगा। रिवर सेन पेरिस में है। अब देखें, आपको तस्वीर में जो है कुछ कश्तियां नजर आ रही हैं। कश्ती के बाद एक है लंबा सा टावर, जिसे ईफल टावर कहते हैं। ईफल टावर जो है ये पेरिस में है। तो ये जो रिवर है, ये रिवर सेन है। रिवर सेन, एफल टावर कहाँ पे है? पेरिस में। तो रिवर सेन भी पेरिस में है, ये याद रखिएगा। द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ कुर्द पॉपुलेशन इज लिविंग इन तुर्की। सबसे ज्यादा कुर्द पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? तुर्की में है, सी इज द राइट ऑप्शन। जैसे अफगानी होते हैं, मुसलमान हैं, इंडियन है, ये कौम है, इसी तरह कुर्द पॉपुलेशन, कुर्द भी एक कौम है जो कि तुर्की में ज्यादा आबाद है।
95 है वाइपो, WIPO स्टैंड फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेटेंट और कॉपीराइट को सेव करती है। ये देखें, जिस तरह कोका कोला है, पेप्सी है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो एक ब्रांड होती हैं, उनका जो ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, वो कोई भी इंसान चोरी नहीं कर सकता या उस तरह की वो बना नहीं सकता उसका नाम इस्तेमाल करके। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लोगों के, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनकी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट को महफूज करती है। नेक्स्ट 96 है, द खिलाफत मूवमेंट एंडेड इन 1924। खिलाफत मूवमेंट 1924 में एंड हुई थी। अब खिलाफत मूवमेंट है क्या चीज़, थोड़ी इस पे बहस ज़रूर बनती है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। खिलाफत मूवमेंट वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में जाके एंड हुई थी। 1918 में जब हुई थी एंड, तो उस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे वो एक साइड पे थे, तीन चार कंट्रीज ये थी एक साइड पे थी, बाकी तीन चार दूसरी साइड पे थी। तो जो ब्रिटिशर्स वाली साइड थी, मींस यूके वाली साइड, वो जीत गए थे, और दूसरी साइड पे था तुर्की, तो वो साइड जो थी हार गई थी। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो तुर्की पे अटैक करना चाहते थे, तुर्की को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि बहुत स्ट्रांग थे, ये खत्म कर भी सकते थे। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गई, क्योंकि उस वक्त मुकद्दस मकामात जो थे मुसलमानों के वो तुर्की में थे। इन्होंने कहा अगर ये अटैक करेंगे तो तुर्की तो खत्म हो जाएगा, और हमारे जो मुकद्दस मकामात हैं वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये मूवमेंट चली थी, खिलाफत मूवमेंट, जो 1919 में स्टार्ट हुई थी और 1924 में जाके एंड हुई थी, जिसे लीड किया था शौकत अली जौहर ने, जिसमें उनके भाई मोहम्मद अली जौहर भी शामिल थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आज़ाद, इसी तरह बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो थे उस वक्त के वो भी शामिल थे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चली थी। 1924 में जाके ये एंड हुई थी। इन्होंने कहा तुर्की की खिलाफत को महफूज रखा जाए, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात वहाँ पे हैं, कुछ भी हो जाए अब इस पे अटैक नहीं होना चाहिए। तो ये इस वजह से जो है तुर्की बच गया था, इस खिलाफत मूवमेंट की वजह से। 97 है, नेम द ट्री हुज वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। वो कौन सा दरख्त है जिसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है क्रिकेट का बैट बनाने के लिए। वो विलो का दरख्त है, ये आपके सामने है जो दिया गया है, विलो के दरख्त के क्रिकेट बैट बनते हैं। 98 है, ब्रोजन दास वाज द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द ब्रिटिश चैनल। ब्रोजन दास पहला एशियन था जो कि तैर कर गया था ब्रिटिश चैनल में। ब्रिटिश चैनल बेसिकली क्या चीज़ है, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान एक शिपिंग एरिया है। तो एक कंपटीशन वहां पे होता है उसी ब्रिटिश चैनल में कि तैराकी कौन करके बहुत दूर तक जा सकता है। तो सबसे ज्यादा विन इसी ने किया था, इसने 6 दफा क्रॉस किया हुआ है ब्रोजन दास ने। ये पहला एशियन था जिसने स्विम किया था क्रॉस द ब्रिटिश चैनल, और ये 6 टाइम ऐसा कर चुका है, और ये बांग्लादेशी स्विमर है। नेक्स्ट है, इन eye donation, which part of the eye is used। आंख को डोनेट करते हुए आंख का कौन सा हिस्सा दिया जाता है। किसी ने आंखें डोनेट करनी है तो कौन सा वो हिस्सा होता है जो डोनेट किया जाता है, वो कॉर्निया होता है। देखें, ये आपके सामने ये आंख बनाई गई है, ऊपर लेंस है, नीचे जो है वो कॉर्निया है। कॉर्निया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि जब आंख डोनेट की जाती है तो यही पार्ट जो है शेयर किया जाता है। इसके अलावा रेटिना, ये भी काफ़ी अच्छा और बिग पार्ट है रेटिना।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे लेंथीएस्ट पार्ट जो है वो रेटिना है नीचे, और जो कॉर्निया है ये ट्रांसप्लांट होता है। मतलब जब आंखें डोनेट करनी हो तो ये मेन पार्ट होता है जो उस वक्त काम आता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द केव स्क्विकर एंड endangered species ऑफ frog फाउंड इन विच कंट्री। केव स्क्विकर जो है ये मेंढक की एक नस्ल थी, एक एक किस्म थी। ये आपके सामने है, ये मेंढक। ये किस कंट्री में सबसे पहले पाया गया था, फाउंड हुआ था? जिम्बाब्वे में। डी ऑप्शन है। जिम्बाब्वे के जंगल थे, वहां पे कुछ लोगों ने इसे डिस्कवर किया था कि स्पीकर न्यू नस्ल का ये मेंढक है। तो ये सबसे पहले जिम्बाब्वे में दरियाफ्त हुआ था। अच्छा, आप में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हुई हो। 1 मिनट रहता है क्लास ड्रॉप होने में।